हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अब तक आपने मेरी कहानी का एपिसोड 40 तक सुना। अब मैं उसके आगे सुनाने जा रहा हूँ चैप्टर 41 में। हंसकर जब रूही को ये बोला तो रूही ने अपना मुंह बना लिया और बोली, हाँ मुझे भी पता है तू कितना मेरे लिया है और कितना अपनी बहन के लिए। और उसने अपना मुंह टेढ़ा कर लिया। उसकी हरकत देखकर माही और मयंक दोनों ही ठहाका मारकर हंसने लगी। और रूही कुछ सोचकर मयंक से बोली, वैसे तो अब तू बड़ा हो गया है और हैंडसम भी दिखने लगा है, तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। और ये बोलकर रूही मयंक को आंख मारती है तो मयंक उसकी मस्ती को समझ गया और वो भी उसी मस्ती के अंदाज में बोला, वैसे अभी तक तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो एक हो सकती है। और उसने भी एक sarcastic स्माइल देकर रूही को आंख मार दी। रूही ने जब ये देखा कि मयंक तो उससे ही फ्लर्ट करने लगा है तो वह माही को बोली, माही अब ये तेरा पहले वाला भाई नहीं रह गया है, अब तो ये मेरी ही टांग खींचने लगा है। कहाँ पहले मैं इसका मजाक उड़ाती थी, पर अब ये तो मेरे ही पीछे पड़ गया। उसकी बात सुनकर माही ने हंसते हुए बोला, शुरुआत तो तूने ही की थी। तो उसकी बात सुनकर रूही चिढ़कर बोली, अच्छा ठीक है, अब हमें घर चलाना चाहिए। और फिर तीनों कार में बैठकर माही के अपार्टमेंट के लिए निकल गए। वहीं उस शहर से कोसों दूर एक मिलिट्री कैंप में राजवीर बैठा चेयर पर अपनी आंखें बंद किए शिवी के बारे में सोच रहा था। पता नहीं क्यों पर आज उसे उसकी बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी। तभी वहां पर एक सीनियर ऑफिसर आए और राजवीर से बोले, तुम्हें एक बहुत ही जरूरी मिशन के लिए बाहर भेजा जा रहा है और इसमें तुम्हें बहुत टाइम भी लग सकता है। और यह मिशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमें लड़कियों की तस्करी करने वाले ग्रुप को पकड़ने के लिए है, जो भारत से दूसरे देशों में सप्लाई कर रहे हैं और लड़कियों के साथ साथ ड्रग्स और भी नशीली चीज से सप्लाई करते हैं। और फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, राजवीर क्या तुम ये करने के लिए तैयार हो? राजवीर एक मिलिट्री ऑफिसर था और उसके लिए देश की सेवा उसकी पहली प्रायोरिटी थी। इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और बिना कुछ सोचे बोल दिया, हाँ सर, मैं यह मिशन जरूर कंप्लीट करूंगा। राजवीर का अपने देश की सेवा के लिए इतना समर्पण देखकर वह ऑफिसर भी बहुत खुश हुए और उन्हें गर्व के साथ बोला, आई एम प्राउड ऑफ यू राजवीर। तो राजवीर ने बोला, थैंक यू सर, और वहां से चले गए। और राजवीर मिशन पर जाने की तैयारी करने लगा और उसने अपने मन ही मन कहा, मैं तुमसे बहुत जल्द मिलूंगा शिवी, तुम मेरा इंतजार करना और अपना ख्याल भी रखना। और फिर अपना बैग उठाकर बाहर की तरफ निकल गया। वहीं दूसरी तरफ शिवी माही के अपार्टमेंट के सोफे पर बैठी आराम कर रही थी और अपनी आंखें बंद किए हुए थे। अचानक उसके दिल में कुछ एहसास हुआ, जैसे उसका कोई अपना उसे याद कर रहा हो और वह उसे थोड़ा दूर जा रहा हो। उसके दिल में टिस सी उठी और उसे घबराहट सी होने लगी। इसलिए उसने अपने मन ही मन बोला, यह क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना मुझसे बहुत दूर जा रहा है। इतनी अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है? कौन है जो मुझसे इतना दूर जा रहा? यही सब सोच रही थी कि तभी दरवाजे की डोरबेल बजी। उसने अपने ख्यालों को झटका और एक लंबी गहरी सांस ली और जाकर दरवाजा खोला तो सामने तीनों खड़े थे। जब मयंक ने शिवी को देखा तो उसने उसे झट से गले लगा लिया और खुश होकर बोला, दीदी कैसी हो आप? तो शिवी ने भी जवाब देते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? इस पर मयंक ने बोला, मैं तो बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ और अब आप लोगों से मिल लिया है तो और भी ज्यादा फिट एंड फाइन हो गया। उसकी बात सुनकर से भी मुस्कुरा दी। भले ही मयंक माही का भाई था, लेकिन रूही और शिवी दोनों उसे अपने भाई की तरह मानती थी और मयंक भी दोनों को माही से कम नहीं मानता था। और फिर माही किचन में जाते हुए बोली, रूही चल किचन में आजा, हम दोनों खाना बनाते हैं। शिवी की तबीयत खराब है तो वह शांति से आराम करेगी और तू मेरी हेल्प कर, और मयंक तू जा रूम में जाकर फ्रेश हो जा। माही की बात सुनकर मयंक ने हाँ बोल दिया और अपने कमरे में फ्रेश होने चला गया। शिवी बोली, मैं अकेली बैठकर क्या करूंगी, मैं भी तुम लोगों के साथ किचन में चलती हूँ। इस पर माही ने उसे आराम करने के लिए बोल दिया। माही की जिद करने पर शिवी भी मान गई और शांति से सोफे पर बैठकर आराम करने लगी। और कुछ ही देर में मयंक फ्रेश होकर हॉल में आकर शिवी के साथ बातें करने लगा और रूही और माही ने भी लंच तैयार कर लिया। लंच तैयार करने के बाद दोनों ने डाइनिंग टेबल पर लंच लगाया और माही ने शिवी और मयंक को डाइनिंग टेबल पर बुलाया। मयंक जब अंदर आया डाइनिंग टेबल पर बैठा तो उसे खाने की खुशबू बहुत अच्छी आई। तो उसने बोला, वाह दी, आप लोगों ने कितना अच्छा खाना बनाया। इस पर रूही ने बोला, मैं तो बचपन से ही अच्छा खाना बनाती हूँ।
तो फिर माही ने बोला, हाँ कुछ और नहीं, बस ये सब्जी चला देती है, समझ लो इनका खाना बन गया। तो रूही ने माही से बोला, मिस माही वो भी एक टैलेंट होता है। इस पर मयंक ने रूही की फिरकी लेते हुए बोला, हाँ जी मुझे भी पता है कि आप बहुत अच्छे से सब्जी चला लेती हैं। मयंक ने ये सब रूही की तरफ देखकर बोला था। और आपको पता है जब आप पैदा हुई होंगी तो डॉक्टर ने क्या बोला होगा आपकी मम्मी पापा को। इस पर रूही ने उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोला, क्या बोला होगा। तो मयंक ने बोला, बधाई हो आपके यहाँ सब्जी चलाने वाली पैदा हुई है। और फिर ठहाका मारकर हंसने लगा। तो रूही का मुंह ऐठ गया और शिवी और माही भी ठहाका मारकर हंसने लगी। तो रूही ने तीनों को घूर कर देखा और बोली, चुपचाप खाना खाओ, बकवास मत करो। चारों बैठकर लंच करने लगी। चारों ने बैठकर आराम से खाना खाया और एक दूसरे से हंसी खुशी बात कर रही थी। और मयंक रूही की खिंचाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। बेचारी रूही आज बुरी फंसी थी। इतने सालों में रूही ने जितनी मयंक की खिंचाई की थी, मयंक ने एक ही दिन में सारी कसर पूरी कर दी। खाना खाने के बाद चारों सोफे पर बैठ गए, आराम करने के लिए थोड़ी देर के लिए। और फिर माही ने रूही से बोला, रूही चल हॉस्पिटल चलते हैं शिवी का चेकअप कराने के लिए। तो शिवी उसे रोकते हुए बोली, नहीं माही तू यहीं रुक, मयंक आया है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। और बेचारा कितने दिनों बाद आया है, उसका भी मन होगा तेरे साथ समय बिताने का। इस पर मयंक ने बोला, दी आप शिवी दी के साथ हॉस्पिटल चली जाओ। और वैसे भी अभी तो मैं 1-2 महीने यहाँ पर रहने वाला हूँ, तो बातें तो रोज ही होती रहेंगी। इस पर रूही ने मयंक को देखकर बोला, हाँ शिवी मयंक बिल्कुल ठीक कह रहा है। और वैसे भी 1 घंटे की ही तो बात है, उसके बाद हम तीनों ही वापस आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर तीनों ही मान गए। शिवी ने भी नहीं रोका माही को अपने साथ आने के लिए। और मयंक को घर में अच्छे से रहने को बोलकर तीनों हॉस्पिटल के लिए निकल गई। और जब तीनों कार में थी, शिवी बहुत घबरा रहे थे और उसके माथे पर पसीने आ रहे थे। वो यही सोच रही थी कि अगर जो भी शांति आंटी ने बोला वह सच है तो क्या होगा। मैं तो इस बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ, लेकिन मेरे परिवार वालों का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे उनके बारे में। और उंगलियां मेरे मम्मी पापा के संस्कारों पर उठेगी, क्या क्या कहेंगे लोग हमारे परिवार के बारे में। यही सब सोचकर वह परेशान हो रही थी। जब माही ने देखा कि शिवी किसी बड़ी चिंता में है, तब वह समझ गए कि वह कुछ न कुछ जरूर सोच रही है। और हो ना हो ये बात इसी बच्चे से जुड़ी हुई है। इसलिए माही ने शिवी के हाथों पर अपने हाथ रखते हुए बोली, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और तुझे जो सही लगे तो वही करना। शिवी उसकी बात सुनकर थोड़ी शांति हुई और हल्का मुस्कुरा दी और आगे देखने लगी। माही की भी चिंता थोड़ी अब कम हुई है, नहीं तो शिवी को परेशान देखकर उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। वही उसी मुंबई शहर के बीचों बीच एक आलीशान बिल्डिंग जो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी और बहुत ऊंची भी थी, जिसके सामने लिखा हुआ था कपूर इंडस्ट्रीज। उसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर आलीशान से केबिन में एक लग्जरियस चेयर पर एक हैंडसम आदमी बैठा हुआ था, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर था। उस चेयर पर पीछे अपना सर टिकाए और अपनी आंखें बंद किए हुए बैठा हुआ था। इस समय उसके चेहरे पर एकदम सीरियस एक्सप्रेशन थे। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। उसके माथे पर शिकन थी, उसके दोनों हाथ की मुट्ठियों कसकर बांधा हुआ था और उसके हाथों की नसें तनी हुई थी और वो नसें साफ साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसको इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और उसने अपने दोनों पैरों को टेबल पर क्रॉस करके रखा हुआ था। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि रणवीर कपूर था, कपूर इंडस्ट्रीज का सीईओ। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसकी आंखों के सामने एक दृश्य बार बार आ रहा था, उस आदमी की सोच में आने वाला दृश्य। एक हैंडसम आदमी कार में बैठा हुआ था और उसका असिस्टेंट कार चला रहा था। और तभी अचानक से एक कार आती है और उसकी कार से टक्कर हो जाती है और एक जोर से आवाज के साथ दोनों का आपस में टकरा जाती है, जिससे उस आदमी की कार बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाती है। जिस जगह पर वह कार टकराई थी वो बहुत ही सुनसान इलाका था। वहां पर अंधेरा बहुत था, किसी का भी चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। तभी वह आदमी कार से बाहर निकलता है और सामने वाली कार का दरवाजा खोलता है और जो लड़की उस कार में बैठी थी उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालता है। वह लड़की बहुत घबराई हुई सी थी, बहुत रो रही थी, उसकी आंखें सूजी हुई थी और अभी भी उसकी आंखों से आंसू पानी के झरने की तरह बह रहे थे। पर उस आदमी पर उस लड़की के आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ।
उस आदमी ने उसकी बाजू पकड़कर उसे कार से बाहर निकाला, पर वह लड़की हिल तक नहीं रही थी। इसलिए उस आदमी ने झटके में आकर उसका हाथ खींच लिया, जिससे उस लड़की की बाजू फट गई। वह एक पतला सा टॉप था, इसलिए ज्यादा ताकत लगने की वजह से वह फट गया। वह लड़की जैसे किसी सोच से बाहर आई और उसने देखा कि उसकी बाजू उस आदमी ने फाड़ दी, और उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। उसकी लाल आंखें पहले से भी ज्यादा लाल हो गई और उसने अपने हाथों के कस के मुट्ठी बना ली और कार से बाहर आए। उस आदमी का चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, बस नजर आ रहा था तो उसका लंबा कद और उसकी बहुत अच्छे फिजिक्स। पर वो लड़की इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, और सामने वाला आदमी भी कम गुस्से में नहीं था। उस आदमी ने उस लड़की की बाजू बहुत ही कष्ट की पकड़ी हुई थी, जिससे उस लड़की को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। उस लड़की ने तभी चिल्लाकर बोला, मेरा हाथ छोड़ो। उस लड़की के चिल्लाने से उस आदमी का गुस्सा और भी बढ़ गया और उसने भी चिल्लाकर बोला, अगर ना छोड़ तो उस लड़की ने बोला, मैंने कहा छोड़ो। तो उस लड़के ने उसकी की कमर को जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसने चिल्लाकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझसे ऐसे चिल्लाकर बात करने की। तो उस लड़की ने भी उस लड़की को उल्टा जवाब देते हुए बोला, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे ऐसे छूने की। मैंने कहा मुझे छोड़ो, उस लड़की ने चिल्लाते हुए कहा। तो उस आदमी ने कहा, अगर ना छोड़ो तो। उस लड़की ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा मुझे छोड़ो। ये सब बातें उस लड़की ने दांत पीसते हुए कही थी, जो उस आदमी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझसे ऐसे बात करने की, और पहले तुमने ही मेरी इतनी लग्जरियस कार को ठोकर मारी, तुम्हारी औकात भी है इसके पैसे झुकाना की। तो उस लड़की ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई औकात की बात करने की, और उसने अपना एक लात उस आदमी के पैरों पर मार दिया। जैसे ही उसने अपना एक लात उस आदमी के पैरों पर मारा, उस आदमी के पैरों पर उसकी हिल चुक गई और फिर उसे गुस्सा आ गया। उसने उस लड़की के हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसकी कमर को जोरों से पकड़ लिया और अपने से चिपका लिया। अब उन दोनों के बीच 1 इंच का भी फैसला नहीं था। उन दोनों के होंठ एक दूसरे के होठों के बहुत करीब थे। उस आदमी ने जब उसके गुलाबी होठों को देखा तो उसे चूमने से खुद को रोक नहीं पाया, और उसने उस लड़की की दोनों बाजू को कसकर पकड़ा और उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वह उस लड़की के होठों को बेतहाशा चुने जा रहा था और बाइट भी कर रहा था। उस आदमी को अब उस लड़के को खुद से दूर करने की इच्छा नहीं हो रही थी, पर वह लड़की उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से उसके सीने पर जोर से मारा और उसे खुद से अलग कर दिया, और अपनी एक पैर से उसके दूसरे पैर पर अपनी हिल चुभा दी, जिससे वह आदमी उस लड़की से अलग हो गया। और उस लड़की को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने उस आदमी को खींचकर एक थप्पड़ जड़ दिया और उसका कालर पकड़ते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे किस करने की। उस लड़की के इस हरकत से वह आदमी पागल हो गया। वह पहले से ही एक दरिंदा था, अब इस लड़की ने उस दरिंदे को भड़का दिया था। इस लड़की ने उसकी ईगो को हट कर दिया था, जिसकी वजह से वह आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने उस लड़की की शर्ट पकड़ी और फाड़ दी। ये देखकर उस लड़की को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने 2-3 थप्पड़ लगातार उस आदमी के गालों पर जड़ दिया। लड़की की इस हरकत से वो आदमी और ज्यादा गुस्से में आ गया और वह गुस्से में वही खड़ा का खड़ा रह गया। वह लड़की तुरंत गई अपनी कार में बैठ गई और कार स्टार्ट कर कर तुरंत वहां से चली गई। जाते समय उस लड़की की आंखों में बेतहाशा आंसू थे, और यह आंसू उस लड़के से छिपे नहीं थे, पर उसको अपने ईगो के सामने उसके आंसू फीके लगने लगे। उस आदमी ने अपने दांत पीसते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, 2 कौड़ी की लड़की, तुम्हारी हिम्मत भी नहीं है रणवीर कपूर के सामने टिकने की, और तुमने उससे ही थप्पड़ मारे, एक नहीं बल्कि 4-4 थप्पड़। इसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। और इतना बोलकर उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस अपनी आंखों में बदले की आग जलाने वो आदमी वापस अपनी कार में गया और बैठ गया और अपने असिस्टेंट को कार स्टार्ट करने के लिए बोला और अपनी आंखें बंद कर ली। और फिर उसने अपने सर को पीछे सीट से टिका लिया और खुद को शांत करने लगा। उसने सोच लिया था कि वह उस लड़की से बदला लेकर जरूर रहेगा, पर उसने तो उसका चेहरा ही अच्छे से नहीं देखा था, तो वह कैसे बदला लेगा। और धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ उसकी यादें भी धुंधली होने लगी और वह अपने काम में बिजी हो गया। और समय के साथ वह इस एक्सीडेंट को भूल गया था, पर उसको कुछ दिनों पहले ही यह इंसिडेंट याद आया और उसकी आंखों में बदले की आग फिर से चलने लगी और उसने सोच लिया कि वह बदला लेकर जरूर रहेगा। तभी अचानक से उसके केबिन का किसी ने डोर नॉक किया
और उसकी तंद्रा टूटी। उसने अपना सर उठाकर देखा तो सामने उसका असिस्टेंट कुछ फाइल लिए खड़ा था। उसके असिस्टेंट ने डोर नॉक करते हुए बोला, मे आई कम इन सर? तो रणबीर ने बोला, यस कम इन। तो उसके असिस्टेंट में अंदर आते हुए बोला, गुड आफ्टरनून सर। तो उसने भी अपना सर हिला दिया और बोला, कहो क्या काम है? तो उसके असिस्टेंट ने, जिसका नाम शिवाय था, कुछ फाइल उसके टेबल पर रखते हुए बोला, सर इन पर आपके सिग्नेचर चाहिए थे। तो रणवीर ने हाँ बोलकर उसको जाने का इशारा किया। तो शिवाय उसको ग्रिड करके वहां से अपने केबिन में चला गया और अपना काम करने लगा। और रणवीर अपने केबिन में उन सारी फाइल्स पर अपने सिग्नेचर करने लगा और वह भी अपने काम में बिजी हो गया। और ऐसे ही समय बीतने लगा। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में माही और शिवी और रूही तीनों ही कार से हॉस्पिटल पहुंची। कार को पार्किंग में लगाकर तीनों हॉस्पिटल के अंदर एंटर हुई। तीनों हॉस्पिटल के अंदर जाकर गाइनोकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के बाहर की और वहां पर रखे चेयर पर बैठ गए और अपनी बारी का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में उनकी भी बारी आ गई और डॉक्टर ने बेल बजाए तो तीनों उठकर उनके केबिन के अंदर गई और अंदर जाकर तीनों चेयर पर बैठ गई। गुड आफ्टरनून डॉक्टर, माही ने डॉक्टर को ग्रीट करते हुए बोला। तो डॉक्टर ने भी आंसर दिया, गुड आफ्टरनून। तो बताए क्या प्रॉब्लम है? तो माही ने शिवी की तरफ इशारा करते हुए बोला, डॉक्टर इनका चेकअप करना है। डॉक्टर ने शिवी की तरफ देखा और बोली, आप चलिए मेरे साथ अंदर है। और डॉक्टर शिवी को लेकर अपने साथ अंदर चली गई। और कुछ देर बाद शिवी के साथ डॉक्टर बाहर आए और उन सब को देखते हुए बोली, मैंने इनका चेकअप कर लिया है, मैंने उनका ब्लड सैंपल ले लिया है और टेस्ट के लिए भेज दिया है। कुछ ही देर में रिपोर्ट आ जाएगी। इतना बोलकर डॉक्टर अपनी चेयर पर बैठ गई। डॉक्टर अपनी चेयर पर बैठ गई और शिवी को भी बैठने का इशारा किया। तो उनकी बात मानकर शिवी भी अपनी चेयर पर बैठा गई। फिर डॉक्टर ने एक लंबी और गहरी सांस ली और शिवी की तरफ देखते हुए बोली, सच बताऊं तो आपको अपने साथ बच्चे के फादर को लेकर आना चाहिए था, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं साथ में मिलकर अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं। अगर वह यहाँ पर होते तो उन्हें भी अच्छे से समझा देते हम कि उन्हें कैसे आपका और आपके बच्चे का ख्याल रखना। डॉक्टर की बात सुनकर शिवी थोड़ा उदास हो गई और माही ने डॉक्टर की तरफ देखकर बोला, डॉक्टर बात यह है कि ये सिंगल मदर है, बच्चे के फादर साथ में नहीं है। और जो भी बात है आप हम दोनों को बताए, हम सब देख लेंगे और माँ और बच्चे दोनों का ख्याल अच्छे से रखेंगे। माही की बात सुनकर डॉक्टर बोली, माफ कीजिएगा मुझे नहीं पता था। इस बार माही बोले, कोई बात नहीं। फिर डॉक्टर ने आगे बोलना स्टार्ट किया, मैं पूरी तरह से कंफर्म हूँ ये माँ बनने वाली, लेकिन हमें कंफर्म करने के लिए रिपोर्ट के आने का इंतजार करना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर शिवी अपना एक हाथ अपने पेट पर रखती है और उसकी आंखों में नमी आ जाती है और चेहरे पर एक स्माइल जो साफ साफ बता रही थी कि यह बच्चे के आने की खुशी के आंसू है। डॉक्टर की बात सुनकर रूही और माही दोनों भी बहुत खुश हो जाती है और शिवी को साइड से गले लगा लेती हैं। और तभी डोर लॉक होता है और एक नर्स आती है और डॉक्टर को रिपोर्ट देते हुए बोलती है, मैम ये आपकी रिपोर्ट। तो डॉक्टर रिपोर्ट लेते हुए नर्स को थैंक यू बोलती है और जाने का इशारा करती है। तो नर्स उनको ग्रिड करते हुए वहां से चली जाती है और डॉक्टर रिपोर्ट इन्वोल्व खोलती हैं और रिपोर्ट पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। जब उनकी नज़र पॉजिटिव पर जाती है तो वह खुशी से बोलती हैं, मेरा मानना सही था, ये प्रेग्नेंट है। और रिपोर्ट माही को थमाते हुए बोलती हैं, आप खुद देख लीजिए। माही जब रिपोर्ट को देखती है तो वह बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी की वजह से उसकी आंखों में नमी तैर जाती है। यही हाल शिवी और रूही का भी था। और फिर तीनों खड़ी होकर एक दूसरे को गले लगाती हैं और फिर बैठ जाती है। फिर डॉक्टर बोलती है, अब आपको अपना बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आप कुछ भी बाहर का ऐसा वैसा नहीं खा सकती और खासकर 3 महीने आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यह महीने प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही नाजुक पल होता है, इसलिए 3 महीनों तक आपको कुछ ज़्यादा ही सावधान रहना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर माही बोलती है, आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर, हम दोनों मिलकर इसका बहुत ख्याल रखेंगे, आप बस इसका डाइट चार्ट बनाकर हमें दे दीजिए। और फिर डॉक्टर माही को शिवी का डाइट चार्ट बनाकर दे देती हैं और बहुत सारी बातें डॉक्टर बताती हैं जिन्हें माही और रूह बहुत ध्यान से सुन रही थी। और फिर डॉक्टर को धन्यवाद बोल करके वो लोग बाहर आ जाते हैं और फिर माही जाकर रिसेप्शन पर पेमेंट करती है और तीनों पार्किंग एरिया की तरफ चल देते हैं। और फिर माही जाकर कार पार्किंग से बाहर निकालती है और फिर रूही कार ड्राइव करने लगती है
माही और शिवी पैसेंजर सीट पर बैठ जाते हैं और माही घर के लिए निकल जाते हैं। तीनों बहुत खुश दिखाई दे रही है और घर जाकर पार्टी करने की सोच रही थी, पर उनसे ही कुछ दूरी पर एक ब्लैक कार खड़ी थी जो उनकी कार को भी फॉलो कर रही थी और यह बहुत ही समय से इन लोगों को फॉलो कर रही थी, पर तीनों में से किसी को भनक भी नहीं लगी। ये लोग कोई और नहीं बल्कि राजवीर के गार्ड थे, जिन्हें वह शिवी के पीछे लगा कर गया था। उसकी सुरक्षा के लिए वह सारे गार्ड्स 5 थे और वह हमेशा ही शिवी को फॉलो करते थे। शिवी को गायनेकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल के अंदर जाते देख उन्हें कुछ समझ नहीं आया, पर वह कुछ कर भी नहीं सकते थे। अपने मास्टर को बता भी नहीं सकती थे कि शिवी गायनेकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल में गई थी, क्योंकि उनके मास्टर ने फोन करके उन्हें बता दिया था कि वह एक मिशन पर जा रहे हैं, तो वह बस शिवी की प्रोटेक्शन पर ध्यान दें। पर उन्हें कुछ शक जरूर हो गया था, क्योंकि कोई भी औरत गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट तभी जाती है जब बात बच्चे से जुड़ी होती है। उनका शक यकीन में तब बदल गया जब उन्होंने डॉक्टर से जाकर बात की। डॉक्टर को जब पता चला कि कपूर फैमिली के गार्ड्स हैं तो उन्होंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया और शिवी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट की एक कॉपी उन्हें दे दी। और फिर वो लोग बाहर चले आए और फिर उन्होंने वो रिपोर्ट देखी तो वो लोग बहुत खुश हुए, क्यों उनकी मास्टर आप फादर बनने वाले हैं। उनमें से एक गार्ड बोला, अगर मास्टर यहाँ होते तो कितने खुश होते ना कि वह फादर बनने वाले, पर अफसोस उनके आने के बाद ही हम उन्हें ये बात बता सकते हैं। अब हमें उनके आने का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही हम बॉस को इतनी बड़ी खबर बता पाएंगे। तभी दूसरा गार्ड बोला, वैसे जब उसको पता चलेगा कि वह पिता बनने वाले हैं तो उनका रिएक्शन कैसा होगा, क्योंकि वह तो हमेशा अपने जो भी ले अंदाज में ही रहते हैं ना। तो उसकी बात को बीच में काटते हुए तीसरा गार्ड बोला, ये सब छोड़ो, हमें अब शिवी मैम के पीछे जाना चाहिए। यहाँ का काम हमारा खत्म हो गया, अब हमें उनकी सेफ्टी के लिए आगे जाना होगा, क्योंकि अब हमारे ऊपर दो लोगों की जिम्मेदारी है। अब हमारी यंग मास्टर भी तो हैं। और तीनों गार्ड मुस्कुराकर वापस कार में बैठकर चले गए और 2 गार्ड पहले से ही दूसरी कार में शिवी के पीछे लगे हुए थे। शिवी, रूही और माही तीनों ही कार में बैठे हुए थे। फिर माही का सर थोड़ा भारी होने लगा, उसको नींद सी आने लगी और उसने अपना सर पीछे सीट से टिका लिया और आराम करने लगी। तभी पता नहीं अचानक उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ समय पहले हुआ एक हादसा याद आ गया, जो बहुत ही भयानक था। उस दिन माही के पापा का एक्सीडेंट हो गया था। माही जा रही थी हॉस्पिटल उनसे मिलने के लिए। वो बहुत रो रही थी, पूरी तरह से टूट चुकी थी। तभी रास्ते में कुछ ऐसा हुआ था जो उसके लिए बहुत बुरा साबित हुआ, जिसे माही कभी याद नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने अपना सर झटका और अपना मोबाइल चलाने लगी और फिर ऐसे ही टाइम बिताने लगा और 1 घंटे के अंदर अंदर वो लोग माई के अपार्टमेंट में पहुंच गई। घर के बाहर आकर उन्हें कार पार्क की और अपार्टमेंट की डोर बेल बजाए तो मयंक ने दरवाजा खोला और तीनों मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। शिवी जाकर सोफे पर बैठ गई और तीनों बातें करने लगी। मयंक भी उनके साथ आकर सोफे पर बैठ गया। फिर चारों बैठे हुए थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी अचानक से मयंक ने बोला, माही दी कोई अच्छा सा गाना सुनाओ ना। मयंक की बात सुनकर शिवी और रूही माही को घूर कर देखने लगे और वह दोनों बोली, माही तुझे गाना आता है और तूने हमें बताया भी नहीं, और यहाँ तक कि जब हम तुझे बोलते थे कि हमें कोई गाना सुना दे अच्छा सा, नहीं तुझे तो आता ही नहीं है, हमेशा ऐसा ही बोलती रहती थी। उनकी बात सुनकर मयंक ने बोला, अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, माही दीदी बहुत अच्छा गाना गाती है, बिल्कुल माँ की तरह। मन की बात सुनकर शिवी और रूही दोनों नहीं माही को खाना खाने के लिए बोला। माही ने तो पहले मना किया, लेकिन बाद में मान गई। मयंक अंदर से गिटार लेकर आया और बजाने लगा। माही ने कहा ना, गाना स्टार्ट किया। गाने की धुन आवारा भंवरे जो होले होले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए। म्यूजिक की आवाज, आवारा भंवरे जो होले होले गाए, फूलों की तन पे हवाएं सरसराए। कोयल की कुहू कुहू, पपीहे की पीहू पीहू, जंगल में छिगा की छाए छाए, नदियों में लहरें आए, बल खाती छल की जाए, भीगे होठों से वो गुनगुनाए। गाता है साहिल, गाता है बहता पानी, गाता है ये दिल, सुन सा रे गा मा पा धा नी सा रे। म्यूजिक, आवारा भंवरे जो होले होले गाए, फूलों के तन पे हमारे सर सराए। है ये रात जो आए तो
सन्नाटा छाए तो टिक टिक करे घड़ी सुनो, तू कहीं गुजरे रेल की सिंपल सी गूंजे धड़ाधड़ सुनो, संगीत है ये संगीत है, रात जो आए तो सन्नाटा छाए तो टिक टिक करे घड़ी सुनो, तू कहीं गुजरे रेल की सिंपल से गूंजे धड़ाधड़ सुनो, मन का संगीत है सुनो, बाहों में लेके बच्चा माँ जो कोई लोरी गाए, ममता का गीत सुनो, आवारा भंवरे जो होले होले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए, म्यूजिक की आवाज आवारा भंवरे जो होले होले गाए, फूलों की तन पे हवाएं सरसराए, कोयल की कुहू कुहू, पपीहे की पीहू पीहू, जंगल में छिगा की छाए छाए, नदियों में लहरें आए, बल खाती छलकी जाए, भीगे होठों से वो गुनगुनाए, गाता है साहिल, गाता है बहता पानी, गाता है ये दिल, सुन सा रे गा मा पा धा नी सा रे, गाना खत्म हुआ, माही ने गाना खत्म किया। रूही और शिवी माही को हैरानी से देख रहे हैं। उन्हीं माही के इस टैलेंट के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था और दोनों मुंह खोलो बस माही को ही देख रही थी। दोनों बहुत ज्यादा ही हैरान थी। माही उन सब को मुस्कुराकर देख रही थी। मयंक माही के लिए तालियां बजा रहा था और दोनों हैरान थी कि माही कितने दिनों से उनके साथ है और उन्हें उसके बारे में इतनी भी छोटी सी बात नहीं पता थी कि माही कितना अच्छा गाना गाती है और उन्होंने आज तक माही को कभी गाते हुए सुना भी नहीं था। मयंक ने माही को देखते हुए बोला, वाह दी, आप तो एकदम मोम जैसा गाना गाती हो। जैसे मोम गाना गाती थी एकदम सेम टू सेम वैसा ही उनकी जैसे सुर थे आपके। तुम ही ने बोला, थैंक यू मयंक, और तुमने भी बहुत अच्छा गिटार बजाया मयंक, माही ने बोला और फिर दोनों सोफे पर बैठ गए। शिवी और रूही ने बोला, माही एक काम कर, दो एक्टिंग के साथ सिंगिंग भी स्टार्ट कर दे। जब माही ने दोनों की यह बात सुनी तो वह हैरान थी और उसने बोला, क्या मैं इतना अच्छा गाती हूँ कि मैं सिंगिंग कर सकती हूँ? उसकी इस बात पर तीनों ने हामी भरी। मयंक ने खुशी से कूदते हुए बोला, हाँ दीदी, शिवी और रूही दी बिल्कुल ठीक कह रही है और जो मम्मा का सपना अधूरा रह गया था आप उसे भी पूरा कर सकती है। जब मयंक ने अपनी मम्मा के सपने के बारे में माही को बताया तो माही को भी याद आ गया कि उसकी मम्मा बेस्ट सिंगर बनना चाहती थी लेकिन उन्हें वह मौका ही नहीं मिला और वह चारदीवारी के अंदर ही अपना टैलेंट रखे रह गई। जब माही ने ध्यान से सोचा तब उसे याद आया और उसने अपने मन ही मन में ठान लिया कि अब वह एक्टिंग के साथ सिंगिंग भी करेगी और अपनी मम्मा का सपना पूरा करेगी, क्योंकि एक्टिंग उसका सपना और सिंगिंग उसकी मम्मा का सपना और दोनों ही सपने अब उसे ही पूरे करने थे। और फिर माही ने तीनों की ओर देखा और बोली, मैं सिंगिंग और एक्टिंग दोनों ही करूंगी और मैं सिंगिंग में भी अब अपना करियर बनाऊंगी और अपनी मम्मा को खुद पर प्राउड फील करवाऊंगी और उनका सपना भी पूरा करके दिखाओ। ये साबित करके रहूंगी कि जो वह नहीं कर पाए उनकी बेटी ने उनके सपने को पूरा कर दिया। मैंने उनके सपने को पूरा किया तो मेरी मामा बहुत खुश होंगी। यह सब बोलते हुए माही की आंखों में आंसू आ गए और खुशी से उसने तीनों को गले लगा लिया। माही ने तय कर लिया था कि उसको सिंगिंग और एक्टिंग दोनों ही करनी है और अपनी मम्मा का सपना पूरा करना है और तीनों ही उसके साथ थे। शिवी, रूही और मयंक तीनों ही माही का साथ देने के लिए तैयार थे और फिर ऐसे ही चारों बैठकर मस्ती करने लगी और फिर धीरे धीरे शाम हो गई। जब शाम हुई तो माही और रूही ने मिलकर खाना बनाया। इस बार उनके साथ मयंक ने भी एक डिश बनाई थी और वह डिश उसने अकेले ही बनाई थी। खाना बन जाने के बाद तीनों ने खाना डाइनिंग टेबल पर लगाया। फिर शिवी को खाने के लिए बुलाया। खाना खाने के बाद चारों सोने चले गए। ये सब चीज से आज पूरे दिन में, पर इस बीच माही ने और किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि मयंक ने माही के गाने का वीडियो बना लिया है और उसने अपने इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। माही का वो वीडियो बहुत ही ट्रेंड में चल रहा था। भले ही माही इतनी बड़ी एक्ट्रेस नहीं थी, पर जानी मानी मूवी में काम कर रही थी। वह एक नोबेल की कहानी पर आधारित थी, इसीलिए लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। और बस नेट पर वह वीडियो कार्तिक को मिल गई। तब क्या था, उसने तुरंत अपनी माँ को वह वीडियो भेज दी और जब सभी घर वालों ने माही का वो वीडियो देखा जिसमें वो गाना गा रही थी और उसकी सुर ताल एकदम परफेक्ट थे, वो किसी प्रोफेशनल सिंगर की तरह गाना गा रही थी। सीमा जी को अपनी बहू के ऊपर बहुत गर्व था। वह सोचती थी कि उनकी बहू कितने टैलेंटेड है और उसकी आवाज इतनी मीठी है। कार्तिक ने वो वीडियो रणबीर को भी भेजी थी। रणबीर को भी मानना पड़ा कि माही कितना अच्छा गाती है और वो बहुत खुश भी था। जब उसने माही का वह वीडियो देखा, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था, पर उसको अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही थी और फिर अपने काम में लग गया।
ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। अगले दिन सुबह 8 बजे सूरत सिंह मैंशन। राघव सिंह तैयार थे। उन्होंने अपनी बहू सरला को चिल्लाते हुए बोला, बहुत सारी तैयारी हो गई है। सरला ने भी अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, हाँ पापा जी, सारी तैयारी हो चुकी है, हमें निकलने के लिए देर हो रही है, चलिए निकलते। और माँ जी डायरेक्ट तो वहीं आ जाएंगी, क्योंकि वह तीर्थ धाम की यात्रा पर गई है तो उन्हें आने में टाइम लगेगा। तो इस पर राघव सिंह ने हाँ कहा और अपनी कार में बैठकर ड्राइवर को कार स्टार्ट करने के लिए बोला और अपनी बहू को दूसरी कार में आने को बोलकर निकल गए। सरला अपने चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल लिए हुए दूसरी कार में बैठकर मुंबई के लिए रवाना हो गई। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में पाखी अपनी कार में बैठकर अपना फोन चला रही थी और उसकी असिस्टेंट फोन पर किसी से बात कर रही थी। और तूने अपने अपार्टमेंट के लिए जा रहे हैं। पाखी भी जिस कंपनी में काम करती थी उसके लिए उस कंपनी ने अपार्टमेंट दिया था। असल में बात यह है कि अगर कोई भी एक्ट्रेस किसी भी कंपनी को ज्वाइन करती है तो वह कंपनी अपने कंपनी के आसपास ही किसी फ्लैट में उसको अपनी तरफ से घर देती है रहने के लिए, ताकि जब भी जरूरत पड़ सके तो वह एक्ट्रेस जल्दी से कंपनी में आ सके। पाखी फोन चलाते चलाते वीडियो स्क्रॉल कर रही थी। तभी उसकी नज़र माही की वीडियो पर चली जाती है जिसमें माही गाना गा रही थी, आवारा भंवरे। जब पाखी ने माही का वह वीडियो देखा तो वह गुस्से से पागल हो गई और उसने चिल्लाकर दांत पीसते हुए बोला, ये लड़की सच में पागल है, दिखावा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है, खुद को बड़ी सती सावित्री दिखाती है और हमेशा चाहती है कि सब इसको ही पसंद करें। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी, इस घटिया लड़की को इसकी औकात दिखाकर रहूंगी। बहुत उछल रही है ना माही हवा में, अब देख पाखी क्या करती है। तुझे बहुत ज्यादा शौक है ना हवा में उड़ने का, जब जमीन पर पटक दूंगी तब तुझे पता चलेगा पाखी क्या चीज है। पाखी इतना बोलकर अपने चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल लाकर हंसने लगी। आज माही को अपने शूट पर जाना था, इसलिए वह अपने शूट पर चली गई। रूही भी अपने कंपनी चली गई और माही ने शिवी को अपने अपार्टमेंट में ही रहने के लिए बोला था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और अपने अपार्टमेंट में अकेले रहना उसके लिए सही नहीं है। इसलिए माही ने शिवी को बोला कि वह उसके अपार्टमेंट में ही शिफ्ट हो जाए और मयंक भी घर में अकेला रहता है तो उसका भी मन भर जाएगा। शिवी को माही का आइडिया बुरा नहीं लगा और वह मान गई। शिवी के आ जाने से मयंक भी बहुत खुश था। दोनों ने दिन भर बहुत मस्ती की। उन्होंने बहुत सारे गेम भी खेले। मयंक ने बहुत सारी वीडियो गेम्स में शिवी को हरा दिया। शिवी ने भी कई बार मयंक को हराया। शिवी को मयंक के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वह उसके भाई की तरह था। और ऐसे ही आज का पूरा दिन निकल गया। माही शूट से वापस घर आए। घर आते समय माही ने आज बाहर से ही खाना पैक करवा लिया था और घर आकर मयंक ने खाने को प्लेट में निकाला और फ्रिज में रख दिया और माही फ्रेश होने चली गई और कुछ ही देर में वह फ्रेश होकर बाहर आ गई और फिर तीनों ने कुछ देर बातें की और फिर खाना खाकर सोने चले गए। माही जब सोने गई तो उसके फोन पर एक मैसेज आया, गुड नाइट माय लव। जब माही ने को मैसेज देखा तो उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने रिप्लाई दिया, गुड नाइट हब्बी। उसी के साथ उसने ढेर सारी स्माइलीज भी भेजी थी और किसी इमोजी भी। ये सब करते समय उसके गाल शर्म से लाल हो गई और वो पूरी तरह शर्म आ रही थी। रणवीर का नाम देखकर ही उसकी पूरे दिन की थकान खत्म हो गई और फिर अपने फोन को गले लगा करके सो गई। सुबह 8 बजे एक घर के सामने, जो कि बड़ा था फिर भी दिखने में काफी खूबसूरत था, एक हवेली की तरह, उसके सामने नेम प्लेट पर सिंह मैंशन लिखा था। तभी उस घर के बाहर 3 गाड़ियां आकर रुकी। उन सभी कारों में से पहली कार का दरवाजा खुला। राघव सिंह बाहर निकले, अपनी छड़ी के साथ लड़खड़ाते हुए बाहर की ओर निकले और गेट पर खड़े होकर उस घर को देखने लगे। उन्होंने अपनी कड़क आवाज में कहा, कितने दिनों बाद आए हैं, पर फिर भी ये घर पहले की तरह ही सुंदर है। और अपनी सोच में कहीं खो गए, क्योंकि इस जगह से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, पापा जी चलिए चलते हैं। ये आवाज सरला की थी, जो अभी अभी पीछे की कार से बाहर आई थी और बहुत खुश नजर आ रही थी। उसके साथ साथ की नौकर भी आए थे, क्योंकि यहाँ नौकर ज्यादा नहीं थे, इसलिए कुछ को लेकर आए थे। सरला की आवाज सुनकर राघव सिंह पीछे देखकर बोले, हाँ बहू, और अंदर चले गए। वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने पहले ही गेट खोल दिया था और उन्हें देखकर ग्रिट किया और अपना सर नीचे झुका लिया और वह लोग अंदर की तरफ चले गए। उनके साथ साथ सभी नौकर भी चले गए। वहां पर पहले ही 1-2 नौकर और केयरटेकर मौजूद थे,
जो घर का ख्याल रखते थे। जैसे ही राघव सिंह घर के अंदर गए, वहां पर मौजूद सभी नौकरों ने अपना सर नीचे झुकाकर उन्हें ग्रीट किया, तो उन्होंने भी अपना सर हाँ मिला दिया। अंदर जाकर सोफे पर बैठ गए। सरला भी उनके पीछे पीछे आकर सोफे पर बैठ गई और दोनों बातें करने में लगे और फिर अपने अपने कमरे में चले गए फ्रेश होने के लिए। और सफर में थक भी गए थे, इसलिए आराम करना चाहते थे। और सभी नौकर ब्रेकफास्ट बनाने लगे और फिर कुछ देर बाद आकर उन लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और फिर आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस चले गए। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर 40 और 45 साल का आदमी एयरपोर्ट से बाहर निकला। भले ही उसकी उम्र 40-45 की थी, पर फिर भी देखने में वो बहुत ही एलिगेंट लग रहा था। अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए बाहर आ रहा था। भले वह 40-45 साल का था, लेकिन उसने अपने शरीर को मेंटेन करके रखा था। उसने अपने हाथों में 2 बड़े बड़े बैग ले रखे थे। उसके बाल हल्के सफेद थे। एयरपोर्ट से जैसे ही वो बाहर निकला, उसके लिए कार खड़ी थी। उसने ड्राइवर को देखकर कहा, अरे रामू कैसे हो? तो बदले में उस ड्राइवर ने जवाब दिया, अरे साहब मैं बिल्कुल ठीक हूं। और उसने इतना बोल कार का दरवाजा खोल दिया और माधव सिंह अंदर बैठ गए। हाँ, यह माधव सिंह थे, माही के पापा, जो कि बहुत खुशमिजाज इंसान थे और नेक दिल भी, जो हमेशा लोगों की मदद किया करते थे। वह यहाँ आ गए थे, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया था, क्योंकि वह माही को सरप्राइज देना चाहते थे। पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनके लिए घर पर ही सरप्राइज है, क्योंकि मयंक भी आ गया। वह अपने ख्यालों में गुम थे कि रामू ने पूछा, सांप कहाँ जाना है? माही बिटिया के पास चलो। जब रामू ने ये सुना तो उसने हाँ में सर हिलाया और सामान ले जाकर गाड़ी की डिग्गी में डाला और अपनी कार को माही के अपार्टमेंट की तरफ घुमा लिया। वो कभी माही के अपार्टमेंट में नहीं गए थे। वो जब भी माही से मिलते थे, वह उसके नानी के यहाँ या फिर कहीं अपने घर पर ही मिले थे। पर उन्होंने के अपार्टमेंट का पता अपने आदमियों से बोलकर लगवाया था। आज पहली बार वह माही के अपार्टमेंट में जा रहे थे और बहुत खुश लग रहे थे, क्योंकि वो इतने दिनों बाद अपनी बेटी से मिलेंगे। इसलिए उन्होंने ड्राइवर से कहा, जल्दी चलो। माधव सिंह इंतजार नहीं कर पा रहे थे भाई से मिलने का। ये सब सोचते हो उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वो खुद जानते थे कि उनकी बेटी माँ की प्यार के लिए तरसती थी, लेकिन कभी उसे माँ का प्यार नहीं मिला और इसके लिए वो खुद को जिम्मेदार मानते थे, क्योंकि अगर वो सरला से शादी नहीं करते तो भले ही उसे माँ का प्यार नहीं मिलता, लेकिन दादा दादी का प्यार मिलता, जो सरला से शादी होने के बाद माही और मयंक को कभी नहीं मिला। ये सब सोचकर उनकी आंखें नम हो गई और उन्होंने अपने मन में सोचा कि वो माही और मयंक को कभी भी दुखी नहीं होने देंगे और वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो दोनों हमेशा खुश रहे और उन्हें हर खुशी मिले। ये सोचते हुए वह माही के अपार्टमेंट की तरफ जा रहे थे कार में बैठकर। और वहीं दूसरी तरफ माही के अपार्टमेंट में माही ने उठकर सुबह सबके लिए नाश्ता बना लिया था और मयंक और शिवी तैयार हो रहे थे। माही डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रही थी। तभी मयंक अपने रूम से तैयार होकर आया और बोला, गुड मॉर्निंग दी। तो माही ने भी उसे गुड मॉर्निंग विश किया और टेबल पर बैठने को बोला। तभी शिवी भी फ्रेश होकर आ गई और तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। तीनों नाश्ता करने ही जा रहे थे कि तभी अचानक डोरबेल बजी। तो माही को लगा कि रूही होगी, इसलिए उसने दरवाजा खोलने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए और कुछ ही देर में वो दरवाजे के पास पहुंच गई। और तभी अचानक फिर से एक बार डोर बेल बजी। बार बार डोर बेल बजाने की आवाज से माही झुंझला गई और उसने चिल्लाकर बोला, रुक जा रही हूँ, खोल रही हूँ, दरवाजा क्यों बजा रही है बार बार? और जैसे ही उसने दरवाजा खोला वह हैरान हो गई और जोर से चिल्लाई, पापा, और कूदकर उनके गले लग गई। उसके चेहरे पर इस समय खुशी और हैरानी के भाव थे और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल और उसकी आंखों में नमी, जो खुशी के आंसू थे। माधव जी ने भी झट से अपनी बेटी को अपनी बाहों में भर लिया और उनकी भी आंखें भर आई। माही ने जब अपने पापा को दरवाजे पर खड़ा देखा तो वो खुशी से दौड़कर उनके गले लग गई और जोर से चिल्लाई, पापा। उसकी आवाज सुनकर माधव जी खुशी हो गए और उन्होंने अभी अपनी बेटी को अपनी बाहों में भर लिया और दोनों बाप बेटे का भरत मिलाप चालू हो गया। माही आज बहुत खुश थी कि सुबह सुबह उसके पापा का चेहरा उसकी आंखों के सामने आया और उसके पापा ने उसको इतना बड़ा सरप्राइज दिया। उनके बिना बताए आने से माही और भी ज्यादा खुश थी, क्योंकि कहते हैं ना, जो खुशी बताकर आए उसमें इतनी ज्यादा खुशी नहीं होती है, जो खुशी बिना बताए आती है उसमें उससे भी कहीं ज्यादा खुशी होती है।
वहीं दूसरी तरफ मयंक बेचारा बैठक टेबल पर पहला बाइट अपनी मुंह में रखने वाला ही था। लेकिन जैसे ही माही ने चिल्लाया, बेचारे के हाथ से डर के मारे खाना नीचे ही गिर गया और वह घबरा कर दरवाजे की तरफ देखने लगा। जब शिवी ने मयंक की यह हालत देखी तो उठा का मार कर हंसने लगी। उसकी ऐसे हंसने से मयंक चिढ़कर बोला, दीदी आप ऐसे क्यों हंस रही है? माही दीदी ने काम ही ऐसा किया कि मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया और मेरे हाथ से खाना नीचे गिर गया और उसने मुंह बना लिया। तो शिवी ने भी नहीं खुद को शांत करते हुए और अपनी हंसी रोकते हुए बोली, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अब चलकर देखते हैं बात क्या है जो तुम्हारी बहन इतनी जोर से चिल्ला रही है। लेकिन अगले ही पल मयंक को होश आया और उसने सोचा, क्या मैं जो सोच रहा हूं वही सच है? फिर उसने शिवी को देखा और बोला, दीदी क्या मैंने जो सुना आपने भी वही सुना? शिवी ने मयंक की बात सुनी, वह चौंक गई और बोली, पापा। इस पर मयंक अपने चेहरे पर 440 वोल्ट की स्माइल लाते हुए दरवाजे की तरफ भागा और जैसे ही दरवाजे पर गया उसने अपने पापा को देखा और उसने भागकर अपने पापा को जल्दी से गले लगा लिया और चिल्लाने लगा, पापा। वो भी बहुत ज्यादा हैरान था कि अचानक से उसके पापा कैसे आ गए और उन्होंने इस बार उन लोगों को बताया क्यों नहीं, क्योंकि हर बार तो बता कर आते थे। फिर इस बार क्या हुआ, पर जो भी हुआ वो बहुत खुश था अपने पापा को अपने सामने देखकर। दोनों भाई बहन अपने पापा को दोनों साइड से गले लगाए हुए थे और तीनों की आंखों में नमी थी। इतने दिनों बाद तीनों मिले थे, इसलिए एक दूसरे से अलग होने का मन नहीं कर रहा था। फिर भी माधव जी ने दोनों को खुद से अलग करते हुए बोले, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। उनकी बात मानकर दोनों उनके साथ अंदर आए और उन्हें सोफे पर बैठाते हुए बोले, पापा आप बैठिए, और दोनों भी उन्हीं के पास बैठ गए। अब तक शिवी भी टेबल से उठकर उनके पास आ चुकी थी। जब उसने माधव जी को देखा तो पता नहीं क्यों पर उसे कुछ अपना सा लगा। उसने अपने मन में सोचा, मैंने तूने पहली बार देखा है, फिर इतनी अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है? मैं तो जानती भी नहीं अंकल को आज पहली बार मिल रही हूं। और फिर अपने सर को झटका ऑरेंज ख्यालों को बाहर निकाल दिया और उनको देखते हुए बोली, नमस्ते अंकल। जब माधव जी ने अपना सर उठाया तो सामने शिवी को देखा। एक पल के लिए उनकी आंखें हैरान थी। जैसे ही उन्होंने उसके चेहरे को देखा, हैरानी से उनकी आंखें बड़ी हो गई। तभी अचानक माही की आवाज आई, पापा यह मेरी फ्रेंड है, शिवी भी मेरे साथ ही रहती है। माही की आवाज सुनकर वह अपने होश में आए और उन्होंने शिवी को देखकर बोला, खुश रहो बेटा, कैसी हो? शिवी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। जब शिवी मुस्कुराई तब उसके चेहरे को देखकर माधव जी कुछ पल के लिए उसके चेहरे में खो से गए। उन्होंने अपने मन में कहा, हाँ ये बिल्कुल वैसे ही मुस्कान है, पर अगले ही पल उन्होंने अपने ख्यालों को झटका और उसे बैठने का इशारा किया। उनका इशारा पाकर शिवी भी सोफे पर बैठ गई और चारों बातें करने लगे। कुछ ही समय में शिवी माधव जी के साथ घुल मिल गई। पता नहीं क्यों शिवी को देखकर माधव जी को किसी की याद आती थी और फिर वो भी शिवी को माही की तरह ही अपनी बेटी मान लिया और चारों एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगे। और फिर माही ने अपने पापा से बोला, पापा आपने ब्रेकफास्ट किया? इस पर माधव जी ने कहा, बेटा डायरेक्ट एयरपोर्ट से ही तुमसे मिलने आ गया। उनकी बात सुनकर माही ने उनसे बोला, पापा आप चाहिए मेरे कमरे में फ्रेश हो जाए और मयंक के कपड़े मैं लेकर आती हूँ आपके लिए। और इस पर माधव जी ने मुस्कुराकर हाँ कहा और जाने से पहले बोले, यही तो फायदा है बेटा, बाप के बराबर हो जाए तो वो कोई नए कपड़े खरीद कर लाए तो उसके कपड़े पहनकर बाप को ऐश करना चाहिए। और इतना बोलकर मुस्कुराकर वह चले गए। उनकी बात सुनकर मयंक ने मुंह बना लिया। शिवी और माही मुस्कुरा दी और माही मयंक के कपड़े लेने उसके कमरे में चली गई और फिर कपड़ा लेकर वह अपने पापा को देने चली गई। उसने एक लोवर और एक टी शर्ट निकाली थी। कुछ ही देर में उसके पापा फ्रेश होकर बाहर आ गए और चारों साथ में बैठकर नाश्ता करने लगे। उन्होंने माही से बोला, बेटा तुमने नाश्ता बहुत अच्छा बनाया है। उनकी बात सुनकर माही ने थैंक यू बोला और मुस्कुराकर अपना नाश्ता करने लगी। आज वह बहुत खुश थे, इतने दिनों बाद अपने बच्चों से मिलकर। और फिर कुछ ही देर में उन लोगों ने नाश्ता खत्म किया और साथ में बैठकर बातें करने लगे। आज माही ने काम से छुट्टी ले रखी थी और फिर दोपहर के समय उसके पापा अपने सिंह मैंशन वापस चले गए और उन्होंने माही को कल घर आने के लिए भी बोला था, जिसके लिए माही और मयंक दोनों ने हामी भर दी थी। जब माही के पापा ने माही और मयंक को सिंह मैंशन आने के लिए बोला तो माही ने पहले सोचा और फिर कुछ सोचकर उसने हामी भर दी और फिर उसके पापा अपने कपड़े बदलकर वापस सिंह मैंशन जाने के लिए निकल गए, क्योंकि उन्हें अपने मम्मी पापा से भी मिलना था।
इसलिए वह चले गए। जाने से पहले उन्होंने अपने साथ लाए हुए गिफ्ट बॉक्स जो माही और मयंक के लिए लाए थे उन्हें दे दिए। और एक गिफ्ट बॉक्स उन्होंने एक्स्ट्रा लिया था और इस समय उन्हें बहुत खुशी थी कि उन्होंने वह एक्स्ट्रा अपने पास रख लिया था। वह गिफ्ट बॉक्स उन्होंने शिवी के हाथों में दे दिया और बोला, बेटा यह मेरी तरफ से आशीर्वाद समाज के रख लो। शिवी ने तो पहले मना करना चाहा लेकिन उनका प्यार देखकर वह मना नहीं कर पाए। और फिर माही को जब लगा कि आज आधा दिन उसके पास बाकी है तो उसने सेट पर इन्फॉर्म कर दिया कि वो आ रही है। और फिर उसके बाद ही वो सेट के लिए निकल गई और शिवी मयंक अपने घर में अकेले ही रह गए। तो दोनों ने ही एक दूसरे के साथ घर पर मूवी देखने का प्लान बनाया और मयंक ने सारी तैयारियां की और शिवी ने भी उसकी मदद की और फिर दोनों फिल्म देखने लगे। फिल्म का नाम था गोलमाल जो कॉमेडी मूवी थी और दोनों ही देख देख कर हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शहर से कोसों दूर एक गांव में जो कि झोपड़पट्टी वाला गांव था, उसी गांव में एक आदमी जिसने अपने सर पर रुमाल डाला था। वह फुल देसी कॉस्ट्यूम में था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना भेष बदल रखा हो और वो किसी से छुप रहा हो। उसने नीचे की तरफ एक रुमाल पहना हुआ था जिसे भोजपुरी में गमछा बोलते हैं और शर्ट पहनी थी एक जो कि थोड़ी फटीचदी थी। उसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी पर उसने अपनी कमर में एक गन छुपा के रखी थी और अपने पैरों के जूतों में 2 चाकू रखी थी जो बहुत ही खतरनाक और शार्प लग रही थी। किसी का जरा सा भी हाथ टच हो जाए तो खून की नदी बहने लगेगी। उस जगह पर आदमी ही आदमी भरे पड़े थे। वो झोपड़पट्टी पूरे जंगल एरिया के बीचों बीच में थी। उस जगह पर एक भी औरतें दिखाई नहीं दे रही थी। कहीं गिनी चुनी औरतें दिख रही थी, बाकी सारे आदमी ही भरी पड़े थे। तभी बाहर जाने वाले रास्ते से एक जीप आकर रुकती है जो कि उसी इलाके की तरफ आ रही थी। उस जीप में 7-8 आदमी थे जिन्होंने अजीब तरह के कपड़े पहन रखे थे। उनके कपड़े बहुत ही गंदे दिख रहे थे। उस जीप में 10-11 लड़कियां बैठी थी जिन्हें ठोस ठोस कर उस जीवन में बिठाया गया था। वो सभी बेहोश थी। सभी की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें जबरदस्ती उठाकर लाया गया हो। तभी वो जीप आकर रुकी और उसमें से ड्राइवर बाहर उतरा। वह आदमी देखने में बहुत घिनौना लग रहा था। उसके पीले पीले दांत, बिखरे हुए बाल, ऐसा लग रहा था कई दिनों से नहाया नहीं है। उसने अपनी लास्ट भरी नजरों से सभी लड़कियों की ओर देखा और फिर बोला अपने आदमियों से, रे ले चल इन सब ने सरकार के पास। और इतना बोलकर वह अंदर की तरफ जाने लगा। एक बड़ी झोपड़ी थी जो वहां मौजूद सभी झोपड़ियों में सबसे ज्यादा बड़ी। वो आदमी उसी झोपड़ी की तरफ जा रहा था। उसके बाकी के आदमी उन लड़कियों को भी उसी झोपड़ी की तरफ लेकर चल दिए। जो आदमी जो गन और चाकू लिए था वह सबसे छुपते छुपाते उन गुंडों के पीछे पीछे अंदर की तरफ जाने लगा बिना उन्हें खबर लगे। उस पूरे गांव में ऐसे ही उस जगह के आसपास 15-20 आदमी मौजूद थे जिनके पास ऐसे ही गन और चाकू मौजूद थे। वो आदमी जिसके बारे में मैंने अभी अभी बताया वह कोई और नहीं बल्कि राजवीर था, राजवीर कपूर, जो अपना भेष बदलकर मिशन पर आया हुआ था और वह जल्दी से जल्दी शिवी इससे मिलने के लिए इस मिशन को खत्म करना चाहता था। उसके कई सारे आदमी जो मिलिट्री ऑफिसर थे उस गांव में मौजूद थे जो अपना भेष बदलकर अपने अपने काम पर लगे हुए थे। उनका एक आदमी उन गुंडों में से था जो लड़कियों को लेकर उस झोपड़ी के अंदर गए थे। उन सब के कानों में ब्लूटूथ डिवाइस लगा हुआ था जिससे वह सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे। और जो आदमी गुंडा बनकर उनके साथ अंदर गया था वो सारी इंफॉर्मेशन सभी लोगों को दे रहा था। राजवीर का एक आदमी उन लोगों के खाना बनाने वाले हलवाइयों में मिल गया था जो कि उनको बेहोशी की दवाई देकर बेहोश करने वाला था और इस बेहोशी की दवाई को वह उनके खाने में मिलाकर देगा और वह इन सभी लड़कियों को आज़ाद करवा लेंगे। और उनका सरदार जो कि बड़ी झोपड़ी में मौजूद है आज उसका काम तमाम कर देंगे और इनके काले चिट्ठों का कारनामा बाहर आ जाएगा और यह मिशन यहीं पर खत्म हो जाएगा। और ऐसे ही एक एक करके इनके सारे आदमियों को मार दिया जाएगा क्योंकि इस झोपड़ी में मौजूद सरकार ही सारे काले चिट्ठों का मालिक था। जब शाम हुई तो उस हलवाई ने, जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर था और राजवीर का आदमी था, उसने खाने में नशीली दवाई मिला दी जिसे खाने के बाद सारे आदमी बेहोश हो गए और उन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया। और उसके सरकार को राजवीर ने अपने ही गन से बड़ी बेरहमी के साथ मारा था। उसने लगातार 5 गोलियां उसके अंदर चलाई थी। उन सब को मारने के बाद जैसे ही बोलो झोपड़ी के बाहर निकले तभी पीछे से राजवीर पर किसी ने गोली चलाई जो राजवीर के हाथों से छूकर निकल गई और उसके कंधों पर गहरा घाव लगा। उसके बाकी सारे साथियों ने उस आदमी को एक ही बार में खत्म कर दिया।
राजवीर को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। गोली राजवीर के हाथों से होकर गुजरी थी। उसका बहुत सारा खून बह चुका था, पर उसके माथे पर दर्द की एक शिकन भी नहीं थी। बाकी लोग दौड़कर उसके पास आए। उन लोगों ने राजवीर से पूछा, सर आप ठीक हैं? राजवीर ने बस हमें अपना सर हिला दिया। तभी एक आदमी ने बोला, शुक्र है गोली से पूछो कर निकली है। बाकी सब भी उससे सहमत थे और फिर रणविजय को जीप में बिठाकर अपने कैंप की तरफ ले गए। वहां ले जाकर उन्होंने सीनियर ऑफिसर को इन्फॉर्म किया और राजवीर को हॉस्पिटल जाने को बोल दिया और हॉस्पिटल से सीधा घर जाकर आराम करने को बोला। जब राजवीर ने उनकी बात सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कान तो नहीं आई, पर वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। और राजवीर के चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था। उसके साथ एक उसका साथी उसका सामान लेकर निकला और जाकर हॉस्पिटल में उसकी ड्रेसिंग करवाई और फिर उसको सही सलामत उसके घर छोड़ा और फिर वापस अपने कैंप चला गया। घर जाकर राजवीर सबसे मिला और सबको चिंता ना करने को बोलकर अपने कमरे में चला गया। उसने घर में सबको बोल दिया था कि वह हॉस्पिटल से होकर आ रहा है। तुम सब ने ज्यादा चिंता नहीं की, क्योंकि वो उसके काम का एक हिस्सा था। उसको तो हर साल ऐसी कितनी चोटें लगती रहती है, तो सब ने ज्यादा नहीं सोचा। वहीं माही के घर में शिवी और मयंक दोनों बैठे टीवी देख रहे थे। तभी अचानक शिवी को एक बेचैनी सी होने लगी। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हो रहा था, पर वह समझ नहीं पा रही थी क्या, और उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मयंक के साथ मस्ती करने में लग गई। राजवीर नीचे सबसे मिलकर डायरेक्ट अपने कमरे में गया। उसने ना दवाई खाई, सीधा जाकर बेड पर बैठा और अपने उन आदमियों को फोन लगाया जिसको उसने शिवी के पास छोड़ा था। 2-3 रिंग जाने के बाद उन लोगों ने फोन उठा लिया। उधर से आवाज आई, हाँ बॉस बोलिए, आप आ गए? तो राजवीर ने जवाब दिया, हाँ मैं आ गया हूं, तुम लोग कहाँ हो बताओ, मैं वहीं आ रहा हूं। इस पर उन लोगों ने बोला, नहीं पूछ, आपको यहां आने की जरूरत नहीं है, हम सब यहां संभाल लेंगे। इस पर राजवीर को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में उन लोगों के ऊपर चिल्लाने वाला ही था कि तभी उधर से आवाज आई, बॉस आपके लिए खुशखबरी है। इस पर राजवीर ने कंफ्यूज होकर बोला, कैसी खुशखबरी? तभी उस गार्ड के सर पर चपत मारते हुए दूसरे गार्ड ने फोन अपने हाथों में लिया, क्योंकि वो जानता था ये बड़बोला है, ज्यादा ही बोलता है, इसलिए वह राजवीर को सब कुछ बताना चाहता था। उस गार्ड ने बोला, सर आपके मिशन पर जाने के बाद हमने शिवी मैम का पीछा किया और उन्हें अच्छे से प्रोडक्ट भी किया, लेकिन कल ही वह हॉस्पिटल गई थी अपनी फ्रेंड रूही और माही, जो कि रणवीर सर की गर्लफ्रेंड है और आप उन्हें अच्छे से जानते हैं। वह तीनों एक गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में गई थी। इसका मतलब तो आप जानते ही हैं, कोई भी औरत गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में कब जाती है? इस पर राजवीर ने बोला, पूरी बात क्या है वह बताओ। इस पर वह गार्ड ने लंबी सांस ली और उसने बोला, सर आप फादर बनने वाले हैं। राजवीर को लगा कि उसने कुछ गलत सुन लिया, इसलिए उसने उस गार्ड से बोला, तुमने क्या बोला? मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दे रही, बार फिर बोलो। उस गार्ड ने बात को दोहराते हुए बोला, सर आप फादर बनने वाले हैं, शिवी मैम प्रेग्नेंट है। उसने बोला, शिवी इस समय कहाँ पर है? तो गार्ड ने जवाब दिया, वह अभी माही मैडम के अपार्टमेंट पर है। तो राजवीर ने बोला, तो माही के अपार्टमेंट में कौन कौन है? इस पर गार्ड ने बोला, सर उनके में अपार्टमेंट में माही मैन का छोटा भाई मयंक और शिवी मैडम है। जैसे ही यह राजवीर ने यह बात सुनी, उसकी मुठिया कस गई। उसने उस गार्ड से बोला, माही का भाई कितने साल का है? उस गार्ड ने जवाब दिया, यही कोई 18 साल। और इतना बोलकर गार्ड ने बोला, सर आप चिंता मत कीजिए, वह तीनों भाई बहन की तरह रहते हैं। शिवी मैडम मयंक को अपने छोटे भाई की तरह मानती हैं। गार्ड की ये बात सुनकर राजवीर का गुस्सा शांत हुआ और उसने बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, उसकी तबीयत कैसी है? इस प्रकार ने बोला, उनकी तबीयत अभी ठीक है, उन्होंने कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले रखी है। इस पर आज भी खुश होते वह बोला, ठीक है, और इतना बोलकर उसने फोन काट दिया। फोन रखने के बाद राजवीर ने शिवी के बारे में सोचा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई जो आज तक कभी नहीं आई थी। और फिर अचानक उसके चेहरे पर एक और खुशी आ गई जब उसने अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचा। आज तक कभी उससे ऐसी खुशी महसूस नहीं हुई। आज उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे वह आसमान में उड़ रहा था। उसने खुद से ही बोला, मैं डैड बनने वाला हूँ। और खिड़की के पास जाकर वह मुस्कुराने लगा। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि उसके चेहरे पर वह मुस्कुराहट थी जो आज तक कभी भी किसी ने भी नहीं देखी थी। और कहते हैं ना, एक इंसान सबसे ज्यादा तब खुश होता है जब वह बाप बनने वाला होता है। वही हाल राजवीर का था इस समय।
और फिर कुछ देर बाद राजवीर बाथरूम में जाकर फ्रेश हुआ और अपने कपड़े चेंज किए और घर से बाहर निकल गया। और इस बार वह कहीं और नहीं बल्कि शिवी से मिलने जा रहा था। आज उसका इंतजार खत्म हुआ, अपनी मोहब्बत से मिलने जा रहा था और आज यह उसकी दूसरी मुलाकात होगी, क्योंकि उस रात के बाद वो दोनों कभी मिले ही नहीं। एक बार मिलने की कोशिश की लेकिन जरूरी मिशन पर जाना पड़ा, इसलिए वह नहीं मिल पाया। उस समय उसे बहुत ही दुखी महसूस हुआ, पर उसने खुद को संभाल लिया था। पर आज उसको शिविर से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए अगला भाग का इंतजार कीजिए और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। प्लीज कमेंट में बताइएगा कैसा लगा।